नमस्कार दोस्तों, आप सभी का ईएमएस स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे संविधान की अनुसूचियों के बारे में। अब तक हमने 5 अनुसूची के बारे में पढ़ा था। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 6वीं अनुसूची से कि आखिर 6वीं अनुसूची में किन बातों का जिक्र किया गया। तो अब तक जो हमने 5 अनुसूचियों के बारे में इससे पिछले वाली वीडियो में देखा था। तो अगर आपने पिछला वाला वीडियो नहीं देखा तो क्या आप प्ले लिस्ट में जाकर पिछले वीडियो को देखिएगा, फिर जो है ये वीडियो आपको समझ में अच्छे से आएगा। ठीक है, तो आइए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्या है 6वीं अनुसूची? क्या पढ़ेंगे हम लोग? 6वीं अनुसूची। 6वीं अनुसूची। तो 6वीं अनुसूची क्या भाई? 6वीं अनुसूची जो है 5वीं अनुसूची में जिन राज्यों को छोड़ा गया था, अब 6वीं अनुसूची में उन राज्यों को शामिल किया गया है। तो 6वीं अनुसूची कौन है? 6वीं अनुसूची में याद रखिएगा असम, मेघालय, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और मिजोरम। त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासनिक प्रावधान। तो इसका मतलब क्या हुआ कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जो जनजातीय क्षेत्र हैं, क्योंकि आप जानते हैं ये जो है ऐसे क्षेत्र जो कि क्या है, जनजाति बाहुल्य क्षेत्र हैं और जनजातियों के अपने कुछ रीति रिवाज होते हैं, कुछ परंपराएं होती हैं। तो इन रीति रिवाजों और परंपराओं को सुरक्षित करने के लिए हमारे संविधान जो है इसका संरक्षण करता है, इस बात की गारंटी देता है कि इनके परंपराओं को, इनके कल्चर को, इनके जो रीति रिवाज को संरक्षित किया जाएगा। तो संरक्षण कैसे होगा कि ये जो है अपना प्रशासन थोड़ा सा अपने तरीके से चलाएं और सरकारों का हस्तक्षेप इसमें कम से कम होगा, न्यूनतम होगा। तो वही जो है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जो जनजातीय इलाके हैं, जो जनजातीय क्षेत्र हैं, उनका प्रशासन कैसे चलेगा, प्रशासन का तरीका क्या होगा, कौन कौन से क्षेत्र इसमें आएंगे, उसका जिक्र कहा है। उसका जिक्र जो है आपके 6वीं अनुसूची में किया गया है। ठीक है, तो 6वीं अनुसूची का संबंध किससे है? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जो जनजातीय क्षेत्र हैं, उन जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन कैसे चलेगा, इसका संबंध हमारी 6वीं अनुसूची से है। अब आगे हम देखते हैं 7वीं अनुसूची। क्या है? 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची तो याद रखिएगा 7वीं अनुसूची क्या है? 7वीं अनुसूची में दिया गया, क्योंकि आप जानते हैं भारत में जो है शक्ति के कई स्तर हैं। जैसे आप देखिएगा सबसे ऊपर क्या है? सबसे ऊपर आपको मिलेगा केंद्र सरकार, उससे नीचे आपको राज्य सरकार, उससे नीचे आपको मिलेगा स्थानीय सरकारें। तो यहाँ जो शक्तियों का विभाजन किया हुआ, क्या हुआ? शक्तियों का विभाजन अलग अलग इकाइयों में किया गया है। अब सवाल यह कि इन अलग अलग इकाइयों को कौन कौन से प्राधिकार दिए गए हैं। तो इन जो है शक्तियों का, इन प्राधिकारों का उल्लेख हमारे संविधान में किया गया है कि किस विषय पर किसको क्या अधिकार होगा, कौन कानून बनाएगा, कौन प्रशासन करेगा, किस विषय पर। इन सारी बातों का जिक्र हमारे संविधान में विस्तृत रूप से किया गया है। तो हमारी जो 7वीं अनुसूची क्या है? यह जो है संघ और राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण के बारे में, शक्तियों के विभाजन के बारे में बताता है। तो आप क्या लिख सकते हैं इसे आप लिख सकते हैं शक्ति का विभाजन या शक्तियों का बंटवारा। क्या है? शक्तियों का बंटवारा। ठीक है, क्या है इसमें जो है 3 सूचियां हैं, 3 सूची हैं। मतलब 7वीं अनुसूची में 3 सूचियों का जिक्र किया गया। पहली सूची क्या है? पहली सूची आपकी संघ सूची है, संघ सूची। दूसरी क्या है? राज्य सूची है। तीसरी का नाम है समवर्ती सूची। तो दोस्तों याद रखिएगा आप सभी लोग कि संघ सूची में जो भी विषय शामिल होगा, उस विषय पर कानून बनाने का अधिकार हमारी संसद को है। और राज्य सूची में जो विषय शामिल होगा, उस राज्य सूची में शामिल प्रत्येक विषय पर कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल को प्राप्त है। लेकिन वही देखिएगा समवर्ती सूची, समवर्ती सूची में जो भी विषय शामिल होंगे, उन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार हमारी संसद और राज्य विधानमंडल दोनों को प्राप्त होगा। ये क्या है? ये जो है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। याद रखिएगा वर्तमान में संघ सूची में कुल 98 मतलब कुल 98 विषय हैं। कितने हैं? संघ सूची में कुल 98 विषय हैं। ठीक है,
और फिर आप देखिएगा राज्य सूची में राज्य सूची में आपको कुल मिलेगा 59 विषय। कितने हैं? 59 विषय आपको मिलेंगे। फिर आएगा आपका समवर्ती, समवर्ती में कुल आपके 52 विषय। 52 क्या समझा आपको कि संघ सूची में कुल 58 विषय हैं और राज्य सूची में 59 विषय 59, ठीक है, और समवर्ती सूची में कितना है? 47, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये क्या है? ये हमने देखा कि 58 विषय क्या? 58 विषय आपके संघ में है। राज्य में कितने? राज्य में 59 है। समवर्ती कितने हैं? 52 है, ठीक है। ये क्या है? ये जो है इन 7वीं अनुसूची के जो अलग अलग विषय हैं, अलग अलग विषयों में कितने विषय शामिल है, इन सूचियों में कितने विषय शामिल किए गए, इसका जिक्र हमारी 7वीं अनुसूची में किया गया है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में क्या है? 8वीं अनुसूची में आधिकारिक भाषाएं, ऑफिशियल लैंग्वेज, आधिकारिक भाषाएं क्या है कि मान्यता प्राप्त आधिकारिक भाषाएं कितनी है, इसका जिक्र कहां किया गया? इसका जिक्र किया गया है 8वीं अनुसूची में, ठीक है। तो याद रखिएगा वर्तमान में कुल 22 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया, लेकिन मूल रूप से कुल मात्र 14 भाषाएं ही थी। मतलब मूल संविधान में जो हमारी 8वीं अनुसूची थी, इस 8वीं अनुसूची में केवल 14 भाषाएं ही थी, 14 लैंग्वेजेस ओनली। और अब क्या है? अब वर्तमान में कुल 22 भाषाएं हैं। मतलब 22 भाषाओं का जिक्र आपको इस 8वीं अनुसूची में मिलेगा। ठीक बात समझ आई? अब क्या है? अब आगे है 9वीं अनुसूची। नवीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची का संबंध किससे है? 9वीं अनुसूची का संबंध आपके भूमि सुधार से, भूमि सुधार से, ठीक है। मतलब भूमि सुधार से संबंधित तमाम तरह के कानून जो है इस 9वीं अनुसूची में शामिल किए गए हैं। लेकिन आप जानते हैं कि हमारी 8वीं अनुसूची क्या मूल संविधान में थी, अब 9वीं अनुसूची क्या है? 9वीं अनुसूची जो है बाद में कभी जोड़ी गई थी, तो कब जोड़ी गई ये भी आपको ध्यान में रखना। तो याद रखिएगा संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है पहले संविधान संशोधन के द्वारा। क्या है? पहला संविधान संशोधन अधिनियम 1951। तो क्या है? इस पहले संविधान संशोधन द्वारा ही क्या है 9वीं अनुसूची का प्रावधान हमारे संविधान में किया गया। अब हम देखते हैं 10वीं अनुसूची। 9वीं बात क्या हो गया हमारी? 10वीं अनुसूची। तो 10वीं अनुसूची क्या है? 10वीं अनुसूची का संबंध है दल बदल कानून। किससे है? दल बदल कानून से, जिसे हम लोग बोलते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ। क्या ये आपका 10वीं अनुसूची क्या है? 10वीं अनुसूची का संबंध दल बदल कानून, मतलब एंटी डिफेक्शन लॉ। मतलब इसका क्या होगा? अगर कोई जो है सांसद या विधायक एक पार्टी से चुनकर गया है और वह निर्वाचित होने के बाद किसी दूसरी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर लेता है, तो क्या होगा? वह जो है सांसद या विधायक नहीं रहेगा। तो इसके बारे में क्या है? इसके बारे में जो नियम वगैरह जो प्रक्रिया निर्धारित की गई वो कहां है? वह जो है 10वीं अनुसूची में बताया गया है। क्या ये? दल बदल कानून, ठीक है। तो दल बदल कानून कहां है? ये दल बदल कानून आपका है 10वीं अनुसूची में। ये कब आया है? इसका प्रावधान किया गया है 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा। क्या है ये भाई? 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 10वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई, तो आप क्या बताएंगे? आपको बताना होगा 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985। आपने देखा ना कि 8वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची। तो 8वीं अनुसूची क्या है? आधिकारिक भाषाएं, ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। और क्या है? 9वीं अनुसूची क्या है? 9वीं अनुसूची में क्या है? 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार से संबंधित तमाम तरह के कानूनों को यहां शामिल किया गया। फिर क्या है 10वीं अनुसूची? 10वीं अनुसूची में दल बदल से संबंधित कानून का जिक्र किया गया। अब बचा है 2 अनुसूची और उसको भी हम पढ़ लेते हैं। अब हमारा बचा है 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची क्या है? 11वीं अनुसूची में हमने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया हुआ है। क्या है? पंचायतों को संवैधानिक
संवैधानिक दर्जा। ठीक है, तो किस अनुसूची में पंचायतों का जिक्र किया गया है? ये किया गया है 11वीं अनुसूची में। क्या ये पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये कब जोड़ा गया है? 11वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा। ठीक है, तो याद रखिएगा 11वीं अनुसूची में क्या है? पंचायत मतलब पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है, संवैधानिक मान्यता दिया गया है। किसके द्वारा? 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा। अब क्या हमारा अगली अनुसूची है हमारी 12वीं और लास्ट अनुसूची। 12वीं और लास्ट अनुसूची, 12वीं अनुसूची। ठीक है, तो 12वीं अनुसूची क्या होगी? याद रखिएगा 12वीं अनुसूची क्या है? दोनों में बहुत ज्यादा अंतर नहीं भी। क्या ये जो है हमारा ग्रामीण क्षेत्रों में जो पंचायतें गठित की उसके लिए है, और ये क्या, ये जो है नगरीय निकाय, जो नगरीय क्षेत्र है, नगरीय निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। मतलब इसका क्या होगा कि जो नगर पालिकाएं हैं, नगर निगम है, उनको संवैधानिक मान्यता इस 12वीं अनुसूची में दिया गया। मतलब 12वीं अनुसूची में क्या है? 12वीं अनुसूची में जो नगरीय निकाय है, नगरीय क्षेत्रों में जो हमारे विकास करने की निकाय होते हैं, नगर पालिका होती है, नगर निगम होते हैं, नगर पंचायत होते हैं, उनको संवैधानिक दर्जा इस 12वीं अनुसूची के द्वारा दिया गया। अब सवाल ये कब दिया गया है? याद रखिएगा 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा। ठीक है, 1992 द्वारा। ये क्या है? ये हमने देखा ना कि 11वीं अनुसूची क्या है? 11वीं अनुसूची पंचायतों को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया? 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा। फिर क्या है? 12वीं अनुसूची हमारी है नगरीय निकायों को संवैधानिक दर्जा दे रहा है, नगरीय क्षेत्रों के लिए। क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है। फिर क्या है? कब आया ये? 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा। तो ये क्या देखा हमने देखा कि 12वीं अनुसूचियों का जिक्र हमारे संविधान में किया गया है। ये जो है हमने अब तक 12 अनुसूचियों के बारे में पढ़ लिया है। ठीक है, तो अगर आपको समझ में आया फिर क्या है, फिर आप 1-2 बार इस वीडियो को और देख लीजिएगा, जिससे कि आपकी समझ और बेहतर हो पाएगी। ठीक है, और जो भी और अगर आपकी समस्या फिर क्या, आप कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। इन शब्दों के साथ आप सभी को धन्यवाद।